नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। और 4 बजे की 4 बड़ी खबरों से आगाज करेंगे इस बुलेटिन का। 4 तस्वीर सबसे पहले आपको दिखा देते हैं। कांग्रेस की बुकलेट पर मायावती क्यों भड़की हैं, हम आपको ये विस्तार से खबर बताएंगे। इसके अलावा अमिताभ ठाकुर गिरफ्तार किए गए हैं, इसको लेकर के भी जो राजनीति हो रही है, इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है, ये भी हम आपको बताएंगे। मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव जिसका आज से आगाज हुआ है, आज कितने लोगों को वैक्सीन लगी और इस मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव कि क्या मायने हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। और बाढ़ के बाद डेंगू का कहां पर कहर देखने को मिल रहा है, ये भी आप अगले आधे घंटे में जानेंगे। तो ये 4 बड़ी खबरें जो कि आपके स्क्रीन पर हैं। कांग्रेस ने एक जो बुकलेट जारी करी उस पर मायावती क्यों भड़की हैं, ये हम आपको आज विस्तार से बताने वाले हैं। अमिताभ ठाकुर की गिरफ्तारी को लेकर के भी आप देखें कि कैसे सियासत हो रही है। मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव उत्तर प्रदेश में आज से शुरू हुई है, कितने लोगों को आज वैक्सीन लगी और कहां कहां पर क्या आंकड़ा रहा, ये जानकारी भी हम आप तक पहुंचाएंगे। और इसके बाद में कहां पर बाढ़ के बाद डेंगू का कहर देखने को मिल रहा है, ये हम आप तक पहुंचाएंगे। तो चलिए इन चारों बड़ी खबरों को हम आपको विस्तारपूर्वक बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपके स्क्रीन पर है। तो यूपी में तीसरे फ्रंट की आहट तेज हो गई है, ये बड़ी और अहम जानकारी। तीसरे फ्रंट को लेकर के अब इस समय जो सियासी हलचल है वो तेज है, क्योंकि ओवैसी के साथ चंद्रशेखर और ओपी राजभर की तरफ से मुलाकात की गई है। एआईएमआईएम नेता ओवैसी ने एक तस्वीर ट्वीट की है जिस पर एक ही मंच पर हंसते मुस्कुराते तीनों नेता दिखे हैं। तो चंद्रशेखर, ओपी राजभर और ओवैसी तीनों एक मंच पर नजर आए और यह तस्वीर एआईएमएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से ट्वीट करते हुए ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जिस तस्वीर को आप देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे एसबीएसपी जिसका गठन पहले ही हो चुका है, लेकिन अब चंद्रशेखर के साथ भी ये मुलाकात कई मायनों में बेहद अहम है, क्योंकि अब तीसरे फ्रंट को लेकर के आहट उत्तर प्रदेश के अंदर तेज होती हुई नजर आ रही है। विधानसभा चुनावों में अब 6 महीने से भी कम का वक्त है और ऐसे में थर्ड फ्रंट की जो आहट है उसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं, क्योंकि ओवैसी के साथ चंद्रशेखर की यह मुलाकात कई मायनों में बेहद अहम है और तीसरे फ्रंट की आहट इसके साथ सीधे तौर पर नजर आ रही है। तो बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। ओवैसी के साथ चंद्रशेखर और ओपी राजभर की एक तस्वीर जो कि एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से ट्वीट की गई है और अब थर्ड फ्रंट को लेकर के जो कयास हैं वो तेज होते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस के ऊपर जमकर निशाना साधा है और दरअसल मायावती ने कांग्रेस के ऊपर यह जमकर जुबानी हमला बोला है। अब इसके पीछे की वजह क्या है ये भी आप जान लें, क्योंकि कांग्रेस की बुकलेट पर मायावती नाराज हैं और भड़कती हुई नजर आई हैं। जब कांग्रेस पहले अपने घर को ठीक करे, यह नसीहत मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दी है। तो कांग्रेस की बुकलेट पर मायावती ने यह हमला बोला है क्योंकि कांग्रेस पहले अपने घर को ठीक करे, ये बात मायावती ने कही। इसके अलावा अपनी दुर्दशा के लिए कांग्रेस खुद जिम्मेदार है और कांग्रेस ने जो बुकलेट जारी की है उसमें बीएसपी का दुष्प्रचार किया जा रहा है, यह मायावती की तरफ से कहा गया। तो मायावती ने क्या कुछ कहा जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सुनिए। कांग्रेस पार्टी के पेट में दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के बारे में यह बात सर्वविदित है कि कांग्रेस पार्टी अपनी आम जनसभाओं में व यहाँ तक अपनी चुनावी जनसभाओं में भी अपनी भीड़ जुटाने के लिए ज़्यादातर दिहाड़ी पर ही लोगों को लाती है। अर्थात जिस दिन कांग्रेस पार्टी की कोई रैली आदि होती है तो फिर खासकर दिहाड़ी में कार्य करने वाले मजदूर लोग बहुत खुश होते हैं और वे कहते हैं कि हमें आज काम नहीं करना पड़ेगा, बल्कि कांग्रेस पार्टी की रैली में जाने के लिए बिना कार्य किए ही आज उन्हें ज़्यादा दिहाड़ी मिल जाएगी। ये साथ ही देश के तो मायावती को आप सुन रहे थे, सीधे तौर पर उन्होंने कांग्रेस के ऊपर निशाना साधते हुए आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अब इसी पर बातचीत करते हैं, हमारे साथ खुर्रम निजामी हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। खुर्रम, मायावती की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई, क्या कुछ कहा गया मायावती की तरफ से? देखिए, मायावती ने पलटवार किया है। जिस तरह से बुकलेट आई है और 3
सरकार पर हमला किया है कांग्रेस पार्टी, चाहे वो भाजपा हो, चाहे मौजूदा सरकार है, समाजवादी पार्टी जो पिछली सरकार थी और बहुजन समाज पार्टी जो उससे पहले थी, ये हमला किया है कांग्रेस ने। क्योंकि 89 के बाद से कांग्रेस उत्तर प्रदेश की सत्ता से बाहर क्या पिक्चर से, पॉलिटिकल पिक्चर से बाहर हो चुकी है। तो हमला किया कि बीएसपी में क्या क्या खामी थी, उस पर मायावती ने पलटवार किया है और कहा है कि पहले वो अपने गिरबान में झांक ले, फिर हमारी बात करें। वो खुद को तो संभाल नहीं पा रहे हैं, दूसरे की गलतियां, कमियां बता रहे हैं, लोग को इत्तला कर रहे हैं। तो मायावती का जो गुस्सा है, यही तो कांग्रेस चाहती थी कि वो जो भी बुकलेट जारी करे, जो भी कहे, उसका रिएक्शन उसको मिले। तो जाहिर सी बात है, ये तिलमिलाहट कांग्रेस के लिए बड़ा ही मुफीद साबित होगी। लेकिन एक बात जरूर है कि जैसा कांग्रेस पलटवार हुई है, लेकिन भाजपा और सपा की बात करें तो वो उतनी ज्यादा उन्होंने पलटवार तेजी से नहीं किया। हालांकि समाजवादी पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि जो हाशिए से भी नीचे जा चुका है, उसकी बात क्या सुनना, वो अस्तित्व की जंग लड़ रहे हैं, लड़ने दीजिए। तो ये भारतीय जनता पार्टी खाली मुस्कुरा दी, कहा है कि हमने काम किया है, जो जनता को मालूम है, जनता हमको चुनेगी। तो लेकिन जब मायावती की बात आती तो मायावती का इस तरीके का जो रिएक्शन था, वो ये बताता है कि मायावती अभी भी जिंदा है। मायावती को ये मालूम है कि वो किसको जवाब दे रही है। वो कांग्रेस को जवाब नहीं दे रही हैं, वो अपने वोटर्स को बता रही हैं कि जो कुछ भी उन पर आरोप लग रहा है, उसका कोई मतलब नहीं, उसका कोई ग्राउंड नहीं, उसकी कोई जमीन नहीं है। तो अब देखना यही होगा कि जो मुहिम चलाया है कांग्रेस ने, जो बुकलेट जारी की है, वो और कितना एग्रेसिव उसमें होती है। बिल्कुल, लेकिन खुर्रम, जो बात मायावती ने कही, जिसमें उन्होंने कई बड़ी बातें भी कही, जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस भाड़े पर लोगों को लेकर के आती है, कांग्रेस के अंदर यही कल्चर है और कांग्रेस की कोई सियासी जमीन नहीं है। मायावती के इतने गुस्से के पीछे या फिर भड़कने के पीछे की वजह क्या है? क्योंकि जैसा आप बता रहे हैं कि सपा को भी लेकर, बीएसपी, भारतीय जनता पार्टी को लेकर के भी निशाना साधा गया है, लेकिन सिर्फ मायावती भड़क रही है, इसके पीछे की वजह क्या समझ में आ रही है? देखिए, मायावती भड़क क्यों नहीं, देखिए बात सही उन्होंने कही कि सियासी जमीन नहीं है कांग्रेस के पास और वो सियासी जमीन ही कांग्रेस तलाश है, ये तो हकीकत है। लेकिन इतनी नाराजगी, इतना भड़कना, मायावती ने यह साबित करने की कोशिश कर रही कि हम पर कोई हमलावर होगा तो हम भी उस पर हमलावर होंगे, यानी कि जो रिएक्शन होगा वो आरोप से बड़ा रिएक्शन होगा, ये साबित करना चाहती है मायावती। क्योंकि मायावती के यही तेवर उनकी यूएसपी है। सबको मालूम है कि मायावती किस तरीके से काउंटर करती है, उनके काउंटर करने का तरीका यही है कि वो भड़क जाती हैं और उसके बाद तमाम चीजें कहती है। लेकिन कांग्रेस की बात करिए, देखिए चुनाव है 2022 में, कांग्रेस सुर्खियों में रहना चाहती है। यही वजह से तीनों पार्टी पर एक साथ हमला किया है और ये बताने की कोशिश करी है कि जो इतने साल उत्तर प्रदेश के हाल बेहाल हुआ है, वो इन तीन पार्टी की वजह से हुआ। ये तीनों पार्टी सत्ता में रही, कभी भारतीय जनता पार्टी रही, उसमें राजनाथ सिंह थे, 89 के बाद की बात मैं कर रहा हूँ, कल्याण सिंह भी थे उसमें। उसके बाद आप बात करिए तो मुलायम सिंह यादव थे और फिर अखिलेश यादव थे। उसके बाद बात करिए आप कांग्रेस पार्टी की, तो वो बाहर ही रही है, वही हमला कर रही है। बहुजन समाज पार्टी तो लगातार, बहुजन समाज पार्टी मायावती मुख्यमंत्री रही हैं, तो ये जो हमला लगातार कांग्रेस कर रही है, उसका जवाब उसको मिलना शुरू हो गया है। और ये बात जो इंश्योर करना चाहती थी कांग्रेस की, वो सुर्खियों में बना रहे, चर्चा में बना रहे। क्योंकि देखिए, उत्तर भारत में एक फ्रेज बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा मशहूर है, वो ये है, चर्चा पर्चा खर्चा चलना चाहिए। कांग्रेस भी यही चाहती है, चर्चा पर्चा खर्चा चलता रहे, यानी कि वो चर्चा में भी रहे, छपते भी रहे और खर्च भी होता रहे। तो खर्च का मतलब ये होता है कि उनकी ऊर्जा भी खर्च हो, तो अपोजिशन की भी ऊर्जा खर्च हो। यही चीज कांग्रेस पार्टी ने उस बुकलेट के जरिए साधने की कोशिश करी है और कमोबेश उसमें वो कामयाब भी हुई है। बहुजन समाज पार्टी भड़की है मायावती, जो बसपा सुप्रीमो है, तो ये बताता है कि बहुजन समाज पार्टी की जो सुप्रीमो मायावती, वो भी इस बात को बताना और इजहार करना चाहती हैं कि वो अभी भी जिंदा है और अगर उन पर आरोप लगेगा तो उसका जवाब भी वो देना जानती हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया खुर्रम इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो खुर्रम को आप सुन रहे थे, मायावती क्यों भड़की हुई है, ये खुर्रम ने आपको बताया। और जाहिर बात है, अब चुनाव है और जो बुकलेट जारी की गई है, उसके बाद मायावती का जो गुस्सा है वो आज खुलकर सामने आया है। अब अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें, बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार किया गया है। ये इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। रेप पीड़िता की आत्महत्या के मामले में ये गिरफ्तारी पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की हुई है और एसआईटी जांच रिपोर्ट के बाद ये कार्रवाई की गई है। अतुल राय को बचाने का आरोप, जैसा कि आप जानते हैं, और आपराधिक षड्यंत्र रचने का भी आरोप है। अतुल राय को बचाने के आरोप और आपराधिक षड्यंत्र के आरोप के तहत यह गिरफ्तारी की गई है। तो बड़ी जानकारी है, पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर गिरफ्तार किए गए हैं। रेप पीड़िता और आत्महत्या के मामले से जुड़ी हुई यह बड़ी और अहम खबर। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर गिरफ्तार किए गए, तो बड़ी और अहम जानकारी। रेप पीड़िता की आत्महत्या के मामले में यह गिरफ्तारी हुई है और एसआईटी जांच रिपोर्ट के बाद यह कार्रवाई की गई है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर।
तो बड़ी जानकारी है, पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर गिरफ्तार किए गए हैं। रेप पीड़िता की आत्महत्या के मामले में ये कार्रवाई हुई है। एसआईटी जांच रिपोर्ट के बाद ये कार्रवाई की गई है। अतुल राय को बचाने का आरोप है, आपराधिक षड्यंत्र रचने का आरोप, और ये गिरफ्तारी हुई। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपके स्क्रीन पर। और चलिए ज्यादा जानकारी के साथ रवि हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, सीधे रुख कर लेते हैं रवि का। रवि, पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की गिरफ्तारी हुई है, क्या जानकारी? चलिए, रवि तक शायद आवाज नहीं पहुंच रही है। बड़ी जानकारी हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर गिरफ्तार किए गए हैं और लगातार इसको लेकर के जो सवाल है वो उठ रहे थे, और एसआईटी की जो जांच हुई और जांच की रिपोर्ट आने के बाद ये गिरफ्तारी की गई है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी है, एसआईटी जांच रिपोर्ट के बाद ये कार्रवाई की गई है। अतुल राय को बचाने का आरोप है, आपराधिक षड्यंत्र रचने का भी आरोप है जब ये गिरफ्तारी की गई है। तो बड़ी और अहम खबर, एसआईटी जांच रिपोर्ट के बाद ये कार्रवाई की गई। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी है, पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर गिरफ्तार किए गए हैं और एसआईटी की जांच रिपोर्ट आने के बाद अमिताभ ठाकुर की गिरफ्तारी हुई है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। रेप पीड़िता की आत्महत्या के मामले में ये गिरफ्तारी की गई है। बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी। तस्वीरों में भी आप देखें किस तरीके से ये गिरफ्तारी हुई पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की। रवि हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ रहे हैं। रवि, क्या जानकारी है, पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर गिरफ्तार किए गए हैं? उनको हिरासत में लेकर उनको कोतवाली लाई गई, जहाँ पर उसका पूछताछ की जा रही है। हालांकि जब इस पूरे मामले पे लखनऊ पुलिस ने इस पूरे मामले में जानकारी लेने की अमिताभ ठाकुर को क्यों आखिर पुलिस अपने साथ हजरगंज लेके आई है, तो उनका ये कहना था कि जो रेप पीड़िता का जो खुशी का मामला है, उस पूरे मामले में जो जांच हुई थी, वो जांच में इनका भी दोष पाया गया है और साफ तौर पे इनको पुलिस अपने साथ लेकर आई है, जहाँ पे पूछताछ की जाएगी और पूछताछ के बाद जो वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। बताया जा रहा है कि एसआईटी की जांच के खुलासे के बाद अमिताभ ठाकुर के खिलाफ जो है और वो मुकदमा दर्ज किया गया हजरगंज मामले की अब कार्रवाई के चलते अमिताभ ठाकुर को हजरगंज लाया गया, जहाँ पर उसको पूछताछ की जाए। पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई है वो की जाएगी। रवि, थोड़ा और विस्तारपूर्वक बताएं, क्योंकि जो एसआईटी की जांच रिपोर्ट है उसके बाद ही ये गिरफ्तारी हुई है। हालांकि इसको लेकर के पहले भी बहुत सवाल उठे हैं, लेकिन जांच रिपोर्ट के अंदर एग्जैक्टली क्या कुछ कहा गया है, उसके कुछ मेन पॉइंट्स भी जरा बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए, अगर बात बातें हैं वो सामने आई थी। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जब अमिताभ ठाकुर का नाम आया, ठाकुर के पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी बनी। एसआईटी लगातार इस टीम की तो जांच की जा रही थी। उस जांच के बाद जो मुकदमा दर्ज किया गया है वो आपको बता दें 120 की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। 64 की धारा है वो लगाई गई है, उसके अलावा 195 की धारा लगाई गई, 218 की धारा लगाई। उसके बाद एक धारा है 306 और 504 और 506, इन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। और पूरे मुकदमे के बाद में इस पूरे मामले में जो दो लोग आरोपी बनाए गए हैं, वो उन आरोपियों में से एक अमिताभ ठाकुर का नाम है और दूसरा जो है अतुल राय सांसद, ये दो आरोपी बनाए गए हैं। उस आरोपी के इन दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के बाद हजरगंज पुलिस अमिताभ ठाकुर के पास पहुंची थी और उनको हिरासत में लेकर उनको अपने साथ हजरगंज कोतवाली लाई है, जहाँ पर उनसे लगातार पूछताछ की जाएगी और पूछताछ के बाद जो आगे की जो कार्रवाई पुलिस की तरफ से वो क्या होती है, ये फिलहाल देखना होगा। बहुत शुक्रिया रवि इस बातचीत और जानकारी के लिए। तो चलिए इसी के साथ रुक रहे हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव और अब अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में आज से मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव का आगाज हो चुका है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। यूपी में आज मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव है। 10,000 केंद्रों पर 30 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करने का लक्ष्य रखा गया है। सभी 75 जिलों में ये वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है और अब तक 2.25 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। अगस्त भर में 2 करोड़ डोज लगाने का सरकार की तरफ से लक्ष्य रखा गया है। तो मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव जिसका आज से आगाज हुआ है, 10,000 केंद्रों में 30 लाख लोगों को टीका लगेगा। और बातचीत करेंगे निकिता सरीन हमारे साथ, हमारी सहयोगी जुड़ रही हैं। निकिता, आज से मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव का आगाज हुआ है, क्या जानकारी?
प्रदेश की बात करूं या सूबे की राजधानी लखनऊ की बात करूं तो यहाँ पर फिलहाल स्थिति सामान्य बनी हुई है और यही वजह है कि लगातार यहाँ पर सरकार इस तरीके के अभियान जो वैक्सीनेशन है उसको लेकर के लगातार कर रही है। और क्योंकि आज सेकेंड फेज का महाअभियान है वैक्सीनेशन को लेकर के, और यहाँ पर अगर मैं टारगेट की बात करूं तो 83,800 का टारगेट है और लगातार ये 116 जो सेंटर्स हैं वो बनाए गए हैं और जो हॉस्पिटल्स है वहां पर वैक्सीनेशन लग रही है। और सबसे ज्यादा ध्यान में रखने वाली बात जो सरकार ये देख रही है कि जो लोग सेकेंड डोजेस लेने के लिए आ रहे हैं लगातार उनको लगातार रजिस्ट्रेशन में स्लॉट बुकिंग में बहुत दिक्कतें होती है, तो यहाँ पर विदाउट स्लॉट बुकिंग और रजिस्ट्रेशन के लोग वैक्सीनेट हो ये सरकार सुनिश्चित करवा रही है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आधार बहुत ज्यादा जरूरी होता है दिखाने के लिए, तो अगर एट अ टाइम वहां पर लोगों के पास आधार नहीं अवेलेबल है तो उसका भी ऑल्टरनेट ऑप्शन यहाँ पर सरकार ने दिया है कि वो अपना ड्राइविंग लाइसेंस या इलेक्ट्रिसिटी बिल या बिजली का बिल दिखाकर भी वैक्सीनेट करा सकती है। तो आज के दिन जितने भी है लाइक कह सकते हैं कि 18+ जितने भी लोग हैं वो वैक्सीनेट हो रहे हैं लगातार, तो सरकार कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाह रही। इस बातचीत और जानकारी के लिए। और अब खबर प्रयागराज से है। आपको बता दें कि प्रयागराज में बाढ़ के बाद अब डेंगू का कहर भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार प्रयागराज में बढ़ रही है। बाढ़ के बाद डेंगू ने अपने पांव प्रयागराज में पसार लिए हैं। बड़ी जानकारी है, बारिश के बाद डेंगू के मच्छरों का प्रकोप बढ़ता हुआ। कॉलविन हॉस्पिटल समेत कई अस्पतालों में डेंगू वार्ड बनाए गए हैं स्पेसिफिक। इसके अलावा शहरी और तराई इलाकों में मच्छरों का आतंक लगातार जारी है। अलग अलग अस्पताल में 10 से ज्यादा डेंगू के मरीज मिले हैं। और बातचीत करेंगे, संदीप हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। संदीप, अब बाढ़ के बाद डेंगू का कहर देखने को मिल रहा है, फिलहाल क्या ताजा अपडेट है? देखिए, लगातार ये जो डेंगू का प्रभाव है वो प्रयागराज में बढ़ता जा रहा है। अब तक कुल 12 मरीज जो है वो डेंगू के भर्ती हो चुके हैं जिनका इलाज चल रहा है। दरअसल बाढ़ के बाद तमाम ऐसे इलाके हैं, तराई इलाके, जहां पर अभी भी गंदगी का अंबार लगा हुआ, वहां से पूरी तरीके से सफाई नहीं हो सकी है, जिस कारण मच्छरों की जो पैदावार है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसका खामियाजा ये हो रहा है कि डेंगू मच्छर जो हैं वो बहुत ज़्यादा पनप रहे हैं और लोग उससे प्रभावित हो रहे हैं। अब लगातार जो है वो डेंगू का बुखार जो है लोगों को बढ़ता जा रहा है। तमाम ऐसे भी लोग आ रहे हैं जिनको बुखार हो रहे हैं पर उनमें डेंगू का असर नहीं दिख रहा, लेकिन बावजूद उसके जो है वो डेंगू का खौफ जो है लोगों में बैठता जा रहा है, क्योंकि प्रतिदिन जो है वो संख्या डेंगू वाली भी बढ़ती जा रही है। खास करके जो तराई इलाके हैं जहां पर अभी सफाई नहीं हो सकी है, बाढ़ का पानी चूंकि लोगों के घरों में घुस गया था, गलियों में घुस गया था, वहां अभी भी तमाम गंदगी देखने को मिल रही है, जिसका असर यह है कि मच्छर वहां पर बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। चलिए संदीप, बहुत शुक्रिया फिलहाल इस बातचीत और जानकारी के लिए। और इसी के साथ न्यूज़ रूम लाइव में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।